स्टूडेंट्स, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं अपने अगत तंत्र के चैप्टर कृत्रिम विष की। ठीक है, और इससे क्वेश्चन आया हुआ जो है, पहले मैं आपको वो दिखा देती हूँ कि इससे क्वेश्चन किस तरह से आता है। सबसे पहले तो ये है कि इसमें शॉर्ट क्वेश्चन आया था और आया क्या था, डिस्कस द मैकेनिज्म ऑफ एक्शन। ठीक है, और उसके साइन एंड सिम्टम्स बताने, किसके, ऑर्गेनोफॉस्फोरस कंपाउंड्स के। ठीक, तो ये क्वेश्चन आया था 2022 बैच के लिए। ठीक है, चलो अब हम देखते हैं। ये सारे पॉइंट जो मैंने हेडिंग बनाई है वो ऑल अकॉर्डिंग टू सिलेबस है। ठीक, तो ये चिंता करने की बात ही नहीं है कि सिलेबस के अकॉर्डिंग नोट्स नहीं है। इतना ही आप कर लोगे, इतना ही सफिशिएंट होगा, बिकॉज कट टू कट आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग ही नोट्स हैं। चलो सबसे पहले आते हैं हम एसिड्स पर। ये तीनों क्या हैं, एसिड्स हैं। ठीक है, सल्फ्यूरिक एसिड, हाइड्रोक्लोरिक एसिड एंड नाइट्रिक एसिड। अब देखते हैं हम सल्फ्यूरिक एसिड में इसका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन। फैटल डोज, फैटल पीरियड मैं आपको बाद में ही बताया करूँगी, पहले ये सब बता दूंगी, उसके बाद हम ये देख लिया करेंगे। ये हमारा तरीका रहेगा पढ़ने का। मैकेनिज्म ऑफ एक्शन यानी कि ये काम कैसे करता है। इससे क्या होता है, जो सल्फ्यूरिक एसिड है वो एक एसिड है। ठीक है, अब जब एसिड आपकी बॉडी पे एक्सटर्नली या इंटरनली अफेक्ट करेगा तो क्या हो जाएगा, डिहाइड्रेशन कॉज करेगा, एक्सट्रैक्ट टिश्यू वाटर। ठीक है, इसमें जो जो इम्पोर्टेंट है मैं बस अंडरलाइन करती जाऊंगी कि ये डिहाइड्रेशन कॉज करता है, वाटर को एक्सट्रैक्ट करता है, दोनों बात सेम है, कोगुलेट सेलुलर प्रोटीन करता है, चेयरिंग करता है। ठीक है, बस इतने पॉइंट्स याद कर लेना। और इसके साइन एंड सिम्टम्स क्या है, इमीडिएट बर्निंग पेन, क्योंकि जब एसिड आपने तेज़ाब छुआ होगा, ठीक है, घर में बैठ रहा होता है ना सबके, तो वहाँ से कहीं कभी ना कभी तो आपको एक्सपोजर उससे हुआ होगा, तो आपने वो फील किया होगा। ठीक है, अब बर्निंग पेन होता है। और इसमें जो याद रखें, कॉफ़ी ग्राउंड वॉमिट होती है। ठीक है, वॉमिट ऑफ कॉफ़ी ग्राउंड फ्लूइड याद रखेंगे, ये एमसीक्यू के लिए इम्पॉर्टेंट होता है। कोरोसिव स्ट्रीक्स ऑन माउथ एंड चिन। ठीक है, इंटेंस थर्स्ट, प्यास लगेगी क्योंकि वाटर की कमी तो हो ही रही है। डिस्फेजिया, डिस्फेजिया क्या होता है, निगलने में दिक्कत होना। क्यों, क्योंकि वो आपका सारा जीआईटी एकदम जलाता चला जाएगा ना, तो इतना ही याद करना है। हाइपोवोलेमिक शॉक क्या हो जाएगा, हाइपो मतलब कम, वॉल्यूम मतलब ब्लड का वॉल्यूम क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, और इसी तरह से हाइपोवोलेमिक शॉक हो जाएगा। अब मैनेजमेंट एंड ट्रीटमेंट क्या है इसका, गैस्ट्रिक लैवेज एंड एमेटिक्स नहीं देना है, यानी जो आपके पेट में एसिड चला गया है अब आप उसे नहीं निकालोगे। ठीक है, वॉमिटिंग के थ्रू आप उन्हें नहीं निकालोगे, गैस्ट्रिक लैवेज से भी आप उन्हें नहीं निकालोगे। क्यों नहीं निकालोगे, वो इसीलिए क्योंकि जब आप उसे वापस निकालोगे तो वापस सारे ऑर्गन्स, इसोफेगस को, स्टोमक को, वो फिर से वापस माउथ को, सबको जलाता वापस आएगा। तो इसीलिए मना करते हैं कि जाते जाते वो इतना दुख देता है तो आने में तो और ज़्यादा दिक्कत हो जाएगी, क्योंकि तब तो हमारी म्यूकस मेम्ब्रेन सारी डिस्ट्रॉय हो चुकी होती है, तो इसलिए मना किया गया है। अवॉइड स्ट्रॉन्ग एल्कली। अब जैसे हम जानते हैं कि एसिड एल्कली का रिएक्शन करवा दो, तो रिएक्शन भी नहीं करा सकते क्योंकि उसमें एक्सोथर्मिक रिएक्शन हो जाती है। ठीक है, अब तो करना क्या है, ये तो मैंने आपको बता दिया कि क्या नहीं करना है, और ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। ये एग्ज़ाम, मैं इसे लिख देती हूँ, हाईलाइट कर देती हूँ, क्योंकि ये एग्ज़ाम में आ चुका है। ठीक है, ये क्या है, इम्पॉर्टेंट, ये एग्ज़ाम में आ चुका है कि गैस्ट्रिक लैवेज का कॉन्ट्रा इंडिकेशन क्या है, तो समझ आ गया ना कि वो क्या है, तो करना क्या है। अब देखो, इसमें हम जिमलसेंस देते हैं, यानी वो सॉफ्ट जो कि एसिड को न्यूट्रलाइज तो नहीं करेंगे लेकिन वो डाइल्यूट ज़रूर कर देंगे। तो मिल्क है, एग वाइट है, ऑलिव ऑयल है। ठीक है, लिबरल वाटर डाइल्यूशंस है, मतलब मोस्टली जो इसकी चिकित्सा है वो सिर्फ यही है कि मिल्क, एग वाइट, ऑलिव ऑयल देना है। मॉर्फिन दे देंगे पेन के लिए, यानी अब सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट्स देंगे। आईवी फ्लूइड्स क्यों देंगे बच्चों, क्योंकि मैंने आपको बता दिया कि वाटर लॉस इसमें होता है, तो इसलिए आईवी फ्लूइड्स की ज़रूरत होती है।
पोस्टमार्टम अपीयरेंस क्या होगा, चेयरिंग होगा एंड ब्लैकनिंग होगा। किस किस चीज़ का, जहाँ जहाँ वो कांटेक्ट में आया होगा, लिप्स, फिर टंग्स, फिर ओरल कैविटी एंड गैस्ट्रिक म्यूकोसा। स्टोमक वॉल क्या होती है, सॉफ्ट फ्राइबल ऑफन परफोरेटेड हो सकती है, ब्राउनिश ब्लैक। तो कहने का मतलब इतना ही है, जिस जिस चीज़ के वो कांटेक्ट में आया है वो कैसा मिलेगा, चेयर्ड मिलेगा एंड ब्लैक मिलेगा। याद रखना, ठीक है, ब्लैक मिलती है इसमें। अब इसका मेडिकल लीगल एस्पेक्ट तो सुसाइडल, एक्सीडेंटल, सुसाइडल भी कर लेते हैं, एक्सीडेंटल हो जाता है, लेकिन इसका जो सबसे ज़्यादा यूज़ होता है वो एसिड अटैक विट्रियोलेज में होता था या होता है, ठीक है। दोनों बात ही कहना सही है, लेकिन करना गलत है। इस तरह से किसी को भी करना नहीं चाहिए। आखिर वो इंसान है, उसे भी अपनी आज़ादी मतलब उसका हक है, वो जैसा चाहे जिए। दूसरे उसकी ज़िंदगी में ज़्यादा टांग ना ही अड़ाए, वही अच्छा है, वॉट एवर जो भी रहा है। लेकिन किसी की ज़िंदगी इस तरह से तो बर्बाद करना बिल्कुल भी ठीक नहीं है, ठीक है। अब हम बात करते हैं फैटल डोज एंड फैटल पीरियड की। ये तो सबका ही आंख बंद करके याद करना है, ठीक है, याद करना ही पड़ेगा क्योंकि एग्ज़ाम में पूछा जाता है। फैटल डोज 10 से 15 ml है, फैटल पीरियड 12 से 24 घंटे है, ठीक। कम मात्रा है, 10 से 15 ml और 12 से 24 घंटे। याद करा दूंगी मैं, ये तीनों बहुत इजीली आपको मात्रा इनकी याद हो जाएगी। अब बात करते हैं हाइड्रोक्लोरिक एसिड की, HCl की। ये क्या है, स्ट्रॉन्ग कोरोसिव है, प्रेसिपिटेट प्रोटीन का प्रेसिपिटेशन वो भी कर रहा था, ठीक है, बट लैक डिहाइड्रेशन इसमें नहीं होता, तो चेयरिंग नहीं होती है। एमिट्स इंटेंस पंजेंट फ्यूम्स, इसमें ये खास बात है कि क्या होता है इसमें, पंजेंट फ्यूम्स दैट सीवियरली डैमेज म्यूकस मेम्ब्रेन। ये क्या करता है म्यूकस मेम्ब्रेन को डैमेज करता तो वो भी है, ठीक है। तो ये चीज़ें सेम है, बस इसमें देखो इन सारी चीज़ों में थोड़ा थोड़ा डिफरेंस है। अब ये एक दो तो है नहीं कि हम सबको इतना डीपली याद करें, तो ऐसा हो भी नहीं सकता। जो चीज़ हम कर नहीं सकते क्योंकि हमारे पास सिर्फ अगत तंत्र तो नहीं है, बाकी सब्जेक्ट्स भी हमें पढ़ने हैं, तो इतना याद करो जो इम्पोर्टेंट है। कॉमन जो सब है वो तो सब में लिख के आ जाओगे, ठीक है। तो जो इसमें इम्पोर्टेंट था वो यही था कि ये प्रेसिपिटेट करता है प्रोटीन को, लेकिन डिहाइड्रेशन नहीं करता, ये इसमें डिफरेंस था। इंटेंस सोरनेस, लोकल बर्निंग हो जाएगा, वॉमिटिंग हो जाएगा, सीवियर रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस याद कर लो। जो जो हाईलाइट है वो तो ज़रूर ही याद करना है, ठीक है। बस इसमें भी कॉन्ट्राइंड है तो ये भी एसिड ही, तो कॉन्ट्राइंडिकेशन इसमें भी क्या है, गैस्ट्रिक क्लैवेज एंड एमेटिक्स है। इसमें भी क्या करना है, दूध और एग ये सारी चीज़ें देनी है। और जब इसमें हमने देखा कि रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस हो रहा है तो ऑक्सीजन देंगे, ब्रोंकोडाइलेटर्स देंगे और फ्लूइड्स दे देंगे। समझ आ गया। अब हम बात करते हैं इसके पोस्टमार्टम अपीयरेंस की। वहाँ हमें चेयरिंग मिली थी और ब्लैकनिंग मिली थी, लेकिन यहाँ पर क्या मिलेगा, रेड डिस्कलरेशन मिलेगा। समझ आ गया, यहाँ पर क्या मिलेगा, रेड डिस्कलरेशन मिलेगा। बस यहाँ पर इतना याद रखना था। परफोरेशन यहाँ पर कम होता है, लेकिन ठीक है, वो चीज़ याद करने वाली नहीं है। ये कॉमनली एक्सीडेंटल होता है ड्यू टू डोमेस्टिक टॉयलेट क्लीनर की वजह, ठीक है। समझ आ गया, ये हो जाएगा। और आपको पता ही है कि क्या चीज़, देखो एक्सीडेंटल क्या होता है वो आपको पता ही है, सुसाइडल चीज़ें जो हैं वो आप समझ रहे हो, सब आपको पता ही है। ये वाला जो मेडिकल लीगल एस्पेक्ट है ये तो कॉमन सेंस लगा के आप याद कर सकते हो, जैसे ये वाला तो एसिड अटैक वाला सबको याद रहता है, बाकी सारे एक्सीडेंटल ही होते हैं मोस्टली, ठीक है। अब इसकी मात्रा क्या है, फैटल डोज इसकी 15 से 20 ml है और इसका टाइम 18 से 24 घंटे है, यानी इसकी मात्रा भी ज़्यादा है और टाइम भी ज़्यादा है। देखो इन दोनों की है दोस्ती, किसकी, सल्फ्यूरिक एसिड की और नाइट्रिक एसिड की, दोनों की मात्रा भी सेम है और ये भी सेम है। फैटल पीरियड, फैटल डोज दोनों का क्या है, सेम है। हाइड्रोक्लोरिक एसिड का टाइम भी ज़्यादा है और अमाउंट भी ज़्यादा है। समझ आ गया। चलो अब हम देखते हैं नाइट्रिक एसिड। ये क्या करता है, कोरोसिव एक्शन होता है, वो तो हो गई क्योंकि ये क्या है, एसिड है। करेक्टराइज बाय ज़ेंथोप्रोटिक रिएक्शन, ये क्या होता है, रिएक्ट विद प्रोटीन टू फॉर्म येलो पिक्रिक एसिड
रिलीज टॉक्सिक NO2 फ्यूम्स। याद रहेगा ये किस तरह से हमारी बॉडी को हार्म पहुंचाता है कि ये क्या रिलीज करता है, टॉक्सिक NO2 फ्यूम्स। अब इसमें सीवियर बर्निंग, डिस्फेजिया, ये सारी चीज़ होगी। इसमें कलर याद रखेंगे, इसमें ब्राइट येलो स्टेनिंग थी, ठीक है। और उसमें कैसी थी, सबसे ऊपर हमने पढ़ा था उसमें ब्लैक था, और इसमें कैसा हो जाएगा, ब्राइट येलो स्टेनिंग ऑफ लिप्स, टंग, जहाँ जहाँ वो कांटेक्ट में आ रहा है। इसके बाद इसमें भी गैस्ट्रिक लावेज एंड एमेटिक्स नहीं करना है, क्यों, क्योंकि है तो ये भी एक एसिड ही। क्या करना है, इमीडिएट आइस चिप्स, ठीक है, बर्फ, और बाकी मिल्क, एग, ये सारी चीज़ें, ऑक्सीजन, बाकी सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट अगर पेन है तो मॉर्फिन, वो सारी बातें। अब इसमें पोस्टमार्टम अपीयरेंस और साइन एंड सिम्टम्स दोनों लगभग सेम होते हैं, ठीक है। अब आप साइन एंड सिम्टम्स तो वो हैं जो जिंदा आदमी में, पोस्टमार्टम अपीयरेंस में जब हम उसका ऑटोप्सी करते हैं तो उसमें हमें जो दिखेगा वही दिखेगा ना जो जिंदा में। अब हम ये बोल रहे हैं कि परफोरेटेड GIT साइन एंड सिम्टम्स में बोल रहे हैं, तो हमने उसे बाद में देखा होगा ना ऑटोप्सी करके, तो वो दोनों में लिख सकते हो कि परफोरेटेड GIT मिलेगा। समझ पा रहे हो। तो इसमें येलो कलर है, इसमें रेड था, इसमें ब्लैक था। ये क्या है, एक्सीडेंटल है, सुसाइडल है, ठीक है। थोड़ा थोड़ा याद कर लो बस, ज़्यादा नहीं। मात्रा तो हमने पढ़ लिया है कि मात्रा क्या है, और ये वाला मैंने आपको बता दिया कि क्वेश्चन क्या है था। अब हम बात करते हैं ऑर्गेनिक वाले की, ऑक्जेलिक एसिड, कार्बोलिक एसिड एंड फॉर्मिक एसिड की। ऑक्जेलिक एसिड क्या होता है, माइल्ड लोकल कोरोसिव होता है, ठीक है, माइल्ड होता है। वो कैसे थे, इनऑर्गेनिक थे वो तीनों, ये तीनों क्या है, ऑर्गेनिक है। स्ट्रॉन्ग सिस्टमिक टॉक्सिन्स, इसे ये सब बातें छोड़ो। ये करता क्या है, कैल्शियम ऑक्जेलेट, ऑक्जेलिक एसिड है तो कैल्शियम ऑक्जेलेट क्रिस्टल्स कॉज करता है, जो कि क्या करा देता है, हाइपोकैल्सीमिया। और अब हमें पता है कैल्शियम का एब्जॉर्प्शन ये सब किडनी में हम जब पढ़ते हैं तो वो क्या कर देता है, ब्लॉक ऑफ रीनल ट्यूब्यूल्स को ब्लॉक कर देता है। अब इसके साइन एंड सिम्टम्स क्या हैं, टिटेनी यानी कि स्पाज्म, मसल क्रैम्प्स, क्यों, क्योंकि मसल्स में क्या बोला जाता है उसे, सार्कोप्लाज्म, कि इट्स द स्टोर ऑफ कैल्शियम। मसल्स कॉन्ट्रैक्ट, इतना मत सोचो, तो मसल्स कॉन्ट्रैक्ट एंड रिलैक्स करती हैं तो उसमें कैल्शियम की ज़रूरत होती है। जब हाइपोकैल्सीमिया हो गया तो मतलब कैल्शियम की कमी हो गई तो क्या हो जाएगा, मसल्स वाले डिसऑर्डर्स दिखेंगे, टिटैनी, मसल्स क्रैम्प्स दिखेंगे, स्पाज्म दिखेंगे। समझ आ गया, एरिदमी, क्योंकि वो भी तो एक दिल की भी तो मसल्स ही हैं, और किडनी की इंजरीज दिखेंगी। समझ आ गया। अब इसका स्पेसिफिक एंटीडोट क्या है, कैल्शियम ही तो कारण था ना इसका, तो कैल्शियम ग्लूकोनेट। वहाँ पे क्या कारण था, कैल्शियम ऑक्जेलेट, ठीक है, कैल्शियम ऑक्जेलेट क्रिस्टल्स। ऑक्जेलिक एसिड से ऑक्जेलेट याद आ जाएगा। अब जब ऑक्जेलेट याद आ जाएगा तो इसका एंटीडोट भी क्या है, कैल्शियम ग्लूकोनेट। और ये इम्पॉर्टेंट है, पता है, जिसका स्पेसिफिक नहीं दे रखा, जैसे कि इन तीनों में स्पेसिफिक कुछ नहीं था तो हमें कुछ याद नहीं करना था, लेकिन जिसका स्पेसिफिक है बच्चों उन्हें याद करना ज़रूरी है। ये तो ईजी हो गया, कैल्शियम ग्लूकोनेट याद कर लेंगे या फिर कैल्शियम लैक्टेट। Gastric lavage can be carefully done only if calcium containing solutions are used to precipitate acid in stomach as insoluble calcium oxalate force diuresis। इतना छोड़ो, बस ये लिख देना कि इसमें क्या है, एंटीडोट। पोस्टमार्टम अपीयरेंस क्या है इसका, म्यूकोसा ऑफ इसोफेगस एंड स्टोमक ब्लीच्ड होता है, ग्रेश वाइट होता है। किसकी तरह होता है, कुक्ड मीट। आपने अभी पता नहीं आप मीट खाते हैं नहीं खाते, जब मीट होता है जब उसे हम कुक करते हैं तो कैसा हो जाता है, ग्रेश वाइट कलर का हो जाता है। तो यहाँ पर भी वो इस तरह से देखो, ये स्पेसिफिक जो होते हैं ना, चाहे वो पोस्टमार्टम अपीयरेंस हो या साइन एंड सिम्टम्स हो, स्पेसिफिक याद करना इंपॉर्टेंट है। ये MCQ में पूछा जाता है। मेरे एग्जाम में आर्सेनिक वो गार्लिक ब्रेथ आया था, तो ये एक एक वर्ड उठा के MCQ में पूछा जाता है, तो इसलिए याद करना ज़रूरी है। तो इसमें क्या मिलता है, कुक्ड मीट के जैसा अपीयरेंस मिलता है। किडनी क्या मिलेंगी, कंजस्टेड मिलेंगी,
और क्या मिलेंगे, कैल्शियम ऑक्सलेट के क्रिस्टल्स मिलेंगे। मेडिको लीगल एस्पेक्ट क्या होगा, एक्सीडेंटल होगा। हाँ, इसकी मात्रा 15 से 20 ग्राम 1 से 2 घंटे में, ज़्यादा टाइम आपको ये नहीं देगा। कार्बोलिक एसिड की बात करते हैं, फिनॉल। कार्बोलिक एसिड इज फिनॉल, लोकल कोरोसिव एंड देखो जो एसिड है कोरोसिव तो है ही, काम क्या कर रहा है वो देखो, सिस्टम एक्ट एज प्रोफाउंड सीएनएस डिप्रेसेंट एंड मल्टी ऑर्गन मेटाबॉलिक टॉक्सिन। बस इतना याद कर लो अभी कि क्या करता है, सी से कार्बोलिक एसिड, सी से CNS डिप्रेसेंट है, ठीक है। बाकी एसिड वाले काम तो क्या करेगा, लुकर बर्निंग, ठीक है। फिनॉलिक ऑर्डर ठीक है ना, फिनॉल है तो कैसी ऑर्डर, कैसी उसमें स्मेल आएगी, फिनॉल की आएगी। कार्बोल यूरिया यानी यूरिन टर्न्स ग्रीन या ब्लैक व्हेन एक्सपोज टू एयर। इसमें क्या करना चाहिए, गैस्ट्रिक लावेज यूजिंग वार्म वाटर या फिर ऑलिव ऑयल या फिर कैस्टर ऑयल, ठीक है। और इसमें वही सारी चीज़ें, अंडे, ऑलिव ऑयल, मिल्क, ये सारी चीज़ें दे देंगे। इसके बाद आपको इसमें क्या मिलेगा, टफ ब्लीच्ड लेदरी ग्रेइश वाइट म्यूकोसा मिलेगी। उसमें कैसा था, मीट कुक्ड वाला था, कुक्ड मीट वाला। और इसमें कैसे मिलेगी, ग्रेइश वाइट बट लेदरी मिलेगी, ठीक है। अब इसे आप कैसे याद कर सकते हो, किडनी देखो जब यूरिन का कलर चेंज हो रहा है इसका मतलब किडनी काम कर रही थी, ठीक है, किडनी पे ज़्यादा जोर पड़ रहा था। तो इसमें आप ऐसे याद कर सकते हो, फिनॉल का काम क्या है, धोना, तो धोने से झाग बनते हैं तो लेदरी। अब क्या है, सुसाइडल है, ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ हाउस होल्ड, जो चीज़ घर में प्रेजेंट होती है वो सुसाइडल है, ठीक है। जैसे HCl था यहाँ पर, कहाँ गया, देखो HCl भी क्या था, घर पे रहता है तो सुसाइडल हो जाता है। जो भी घर पे है आपको, वो जो जिस इंसान को मरना है फिर उसे तो जो हाथ लगेगा ना वो ले लेता है। जैसे मिट्टी का तेल से लोग जल जाते हैं, हैंगिंग वाले केसेस हो जाते हैं, या फिर एसिड पी जाते हैं, तो जो भी उन्हें मिल जाएगा वो उसको यूज़ कर लेंगे, ठीक है। ये पूरा हो गया ना हमारा। इसके बाद आता है इसकी मात्रा फेटल डोज, फेटल पीरियड 10 से 15 और 3 से 4 घंटे, यानी ये ज़्यादा टाइम नहीं देता ना, ये तो और भी कम देता है, ये थोड़ा उससे ज़्यादा। अब आते हैं फॉर्मिक एसिड पर। फॉर्मिक एसिड में क्या है, इंटेंस, ठीक है, इसमें ऐसा कुछ भी नहीं है कि आप इसे याद करो, बाकी जो एसिड वाले हैं वो सब लिख देना। इसमें साइन एंड सिम्टम्स देखो, प्रोफाउंड मेटाबॉलिक एसिडोसिस, यानी ये क्या कर रहा है, एसिडोसिस कर रहा है, बस इतना एक शब्द याद कर लेना है, क्या करता है, प्रोफाउंड मेटाबॉलिक एसिडोसिस। अब इसमें क्या करेंगे, जब एसिड है तो एसिडोसिस कर रहा है, डाइल्यूशन कर देंगे। गैस्ट्रिक लावेज नहीं किया जाता है जब तक के पेट में उसे ज़्यादा डाइल्यूट ना किया जाए, वरना वो सारे में क्या कर देगा, जलाता ही आएगा। इसमें हम क्या देते हैं, IV देंगे, क्या, सोडियम बाइकार्बोनेट टू करेक्ट मेटाबॉलिक एसिडोसिस, फोर्स्ड एल्कलाइन डायूरेसिस टू मैनेज हीमोलाइसिस। इसमें आपको ये एंटीडोट की तरह याद रखना है कि क्या देते हैं, सोडियम बाइकार्बोनेट देते हैं। अब इसमें वही सारे सिम्टम्स मिलेंगे, इरोजन, परफोरेशन, वो सारी चीज़ें इसमें लिख सकते हो, मोस्टली एक्सीडेंटल। देखो ये एसिड है तो उसमें एसिड वाले सारे लक्षण लिखना, सिर्फ स्पेसिफिक याद रखना। मैं आपको सिर्फ अपना ही तजुर्बा बता सकती हूँ कि मैंने तो सबका जो स्पेसिफिक था, और फॉर्चुनेटली जो ये ऑर्गेनोफॉस्फोरस वाला कंपाउंड्स आया था ना एग्जाम में, तो मुझे पता था कि इसका एंटीडोट एट्रोपिन है, क्योंकि मैंने तो स्पेसिफिक ही पढ़ा था। बाकी कॉमनली सब में घुसा के आ जाएंगे, स्पेसिफिक जो है उसे काले पेन से लिख के और हाईलाइट करके लिख आएंगे कि एग्जामिनर को पता चल जाएगा कि हाँ भाई इसने लिखा है तो इससे आता है। क्योंकि सारी चीज़ें एसिड है तो भाई वो सारी एसिड वाले तो लक्षण मिलेंगे ही ना, तो क्यों मैं उस पर इतना ध्यान दूँ, जो स्पेसिफिक कर रहा है बस उस पर ध्यान देने का, ज़्यादा नहीं। अब आता है कॉस्टिक एल्कली। अब हम बात कर रहे हैं एल्कलीज की, जिसमें हम दो पढ़ते हैं, NaOH, KOH। इसकी मात्रा देख लो 20 से 30 ml है, और इसमें 12 से 36 घंटे, यानी ये अच्छा खासा टाइम दे देता है।
लिक्विफेकेटिव नेक्रोसिस, ये क्या करता है? लिक्विफेक्टिव नेक्रोसिस करता है। स्लिमी, सोपी, बर्निंग टेस्ट। अब जो एसिड में हो रहा था ये एल्कली आ गए, ठीक है। एसिड के अपोजिट वाले होते हैं ना, एसिड एल्कली से शांत होते हैं, एल्कली एसिड से शांत होते हैं। तो ये क्या करते हैं? लिक्विफेक्टिव नेक्रोसिस, यानी बस नेक्रोसिस याद रखो कि नेक्रोसिस इज द डेथ ऑफ द टिश्यू, राइट। और इसके लक्षण क्या है? स्लिमी, सोपी, बर्निंग टेस्ट हो जाएगा, जो कि हमारे, आप एक बात याद रखना, जैसे एसिड है इसी तरह से जो एल्कली हैं वो भी रिएक्ट करते हैं, तो वही सारी चीज़ें आपको मिल रही हैं, ठीक है। इसमें भी एग्जाम में मेरे क्वेश्चन आया था कि बताइए गैस्ट्रिक लैवेज के कॉन्ट्राइंडिकेशंस क्या है, तो मैंने तो एक शब्द में आंसर लिख के ख़त्म कर दिया था कि एसिड्स और एल्कली दोनों में गैस्ट्रिक लैवेज नहीं देते हैं, बस स्ट्रॉन्ग एसिड्स एंड एल्कली, मैंने तो इतना ही लिखा था। नाम लिखे थे या नहीं लिखे थे अभी मुझे तो इतना नहीं याद रहा, लेकिन मैंने ये लाइन तो लिखी थी, ठीक है। तो ये इसमें भी कॉन्ट्रा इंडिकेटेड है, तो करना क्या है? वही करना है जो उधर किया था। वहाँ पे हमने क्या दिया था कि जो उसको हल्का हल्का डाइल्यूट करे, न्यूट्रलाइज करे, तो इसमें भी हल्के हल्के वो एसिड्स देंगे जो उसको डाइल्यूट करे, न्यूट्रलाइज करे। तो डाइल्यूट विनेगर, लेमन जूस दे देंगे, और इसमें क्या देंगे? कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स और एंटीबायोटिक टू लिमिट स्ट्रिक्चर, ठीक है। इतना याद करना है बस। इसके बाद इसमें क्या आ जाएगा? पोस्टमार्टम अपीयरेंस में जिलेटिनस, सोपी, हैवी कंजस्टेड म्यूकस, सारे वही सारी चीज़ें हैं। और जहाँ भी आपको दिखता है ना, एक बात याद रखना, चलो आगे बताऊंगी अभी। प्रीडोमिनेंट एक्सीडेंटल है, बस इतना याद हो गया। देखो कार्बन मोनोऑक्साइड पॉइजनिंग ना इंपॉर्टेंट होती है, लेकिन ये चीज़ें हम पढ़ के आ रहे हैं, 12th से पढ़ के आ रहे हैं कि कार्बन मोनोऑक्साइड कितना ज़्यादा हार्मफुल है बॉडी के लिए, तो शायद इसलिए बीएमएस वाले इसे सोचते हैं कि तुच्छ टॉपिक है, हम नहीं देने के इसे, तो इसलिए शायद वो देते ना हो। तो हमें क्या, ठीक है, हमें तो पढ़ना ही है। कार्बन मोनोऑक्साइड क्या करता है? एस्फिक्सिया करता है, बस। यानी हमारी बॉडी में क्या हो जाती है? ऑक्सीजन की कमी हो जाती है, क्योंकि जो हमारा हीमोग्लोबिन है उसमें एफिनिटी किसके लिए ज़्यादा है? कार्बन मोनोऑक्साइड के लिए ज़्यादा है, तो वो एक को छोड़ दूसरे को, जो ज़्यादा अच्छा लग रहा है उसे पकड़ेगा और पहले वाले को छोड़ देगा। पहला वाला बोले तो ऑक्सीजन को उसने छोड़ दिया, ऑक्सीजन के साथ दगाबाजी करी, तो और उसके साथ मिलके कार्बन मोनोऑक्साइड के साथ मिलके क्या बना लिया? कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन बना लिया। इसमें वेरी इंपॉर्टेंट जो लक्षण मिलते हैं वो चेरी रेड कलर मिलता है, ये मैंने आपको लिवर मॉर्टिस, पोस्टमार्टम लिविडिटी में भी पढ़ाया था कि कैसा कैसा कलर किस किस में आता है, ठीक है। तो चेरी रेड कलर का डिस्कलरेशन किस में आएगा? कार्बन मोनोऑक्साइड पॉइजनिंग में। तो इसमें मैनेजमेंट क्या करोगे आप? सबसे पहले तो निदान परिवर्जन के उसे उस जगह से हटा के साफ सुरक्षित हवा उसे दे दो, ठीक है। नॉर्मोबैरिक ऑक्सीजन दे देंगे, ठीक है, हाइपरबैरिक ऑक्सीजन दे देंगे, बस ऑक्सीजन थेरेपी देनी है। कहने का मतलब यह है कि उसे ऑक्सीजन दो ताकि उसके शरीर में जो कार्बन मोनोऑक्साइड है वो कम हो और ऑक्सीजन का लेवल बढ़े। अपीयरेंस पोस्टमार्टम में भी क्या मिलेगा? चेरी रेड डिस्कलरेशन। देखो यहाँ पर इन्होंने लिख ही दिया कि पोस्टमार्टम लिविडिटी में मिलेगा। एक्सीडेंटल, क्योंकि कार्बन मोनोऑक्साइड तो एक्सीडेंटल ही होता है, यहाँ पे कौन ही मरना चाहेगा इस तरह, तो क्योंकि ये चीज़ घर में नहीं मिलती ना, जो चीज़ घर में मिलेगी वो होगी सुसाइडल, बाकी सारी एक्सीडेंटल होगी, ठीक। कार्बन डाइऑक्साइड की बात करते हैं तो ये भी क्या है? एस्फिक्सिया कॉज करता है। और क्या, ये सारे रेस्पिरेटरी सिम्टम वाले शो करेगा। इसमें भी क्या करेंगे? ऑक्सीजन थेरेपी दे देंगे। वेरी इंपॉर्टेंट, कार्डियो स्पॉट से होता है ये सारे, इसमें भी मिल जाएगा वो। तो एस्फिक्सिया जो डेथ होती है, यानी कि जिसमें ऑक्सीजन की कमी जिसमें हो जाती है, एस्फिक्सिया का मतलब क्या है? ऑक्सीजन की कमी ही तो है, तो जिसमें ऑक्सीजन की कमी होती है उसमें पेटिकल ह्यूमरेज देखने को मिलता है। कहाँ पर? ब्रेन में, ठीक है। तो इट्स कॉल्ड कार्डियो स्पॉट्स पेटिकल ह्यूमरेज। एक्सीडेंटल। अब आता है फॉस्फोरस पॉइजनिंग। फॉस्फोरस पॉइजनिंग भी PYQ है, ये आ चुका है, तो इसे भी अच्छे से देख लेंगे।
एक तो फॉस्फोरस और ऑर्गेनोफॉस्फोरस। पता ही नहीं एग्जामिनर को फॉस्फोरस ज़्यादा ही पसंद होगा, जो फॉस्फोरस ही दिया है दोनों बार। खैर, हमें उससे क्या। फॉस्फोरस क्या करता है? प्रोटोप्लाज्म पॉइजन। पी से फॉस्फोरस, पी से प्रोटोप्लाज्मिक पॉइजन याद कर लेंगे बस। और ये क्या करता है? वॉमिटिंग ऑफ फ्लूइड दैट इज फॉस्फोरस सेंट ग्लोज इन डार्क। बस ये चीज़ याद कर। गार्लिक ऑर्डर, ये वाली बात सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट थी। ये मैं शुरू से भी बता रही थी आपको कि गार्लिक ऑर्डर का क्वेश्चन आया था और वो हमें पता चल गया कि ये क्या है, किस में मिलता है? फॉस्फोरस पॉइजनिंग में। और ग्लो करता है, उसकी वॉमिटिंग जो है वो ग्लो करती है डार्क में। इसमें क्या कराते हैं? अब इसमें याद कैसे करेंगे? पी से फॉस्फोरस, पी से पोटेशियम परमैंगनीट। ठीक है, देखो दो चीज़ है, मैं आपको बता देती हूँ। आप गैस्ट्रिक क्लैवेज हम दो तरीके से, हमारी जो सिलेबस में है, बुक्स में है, वो हम पढ़ते हैं पोटेशियम परमैंगनेट से। ठीक है, और इसका रेशियो भी वेरी करता है, 1000 हो सकता है, 5000 हो सकता है, या फिर 10,000 तक भी पहुंच सकती है इसकी वैल्यू। तो ये तो वेरी करता है। इसके साथ साथ और क्या चीज़ें हमें ध्यान रखनी पड़ती हैं कि गैस्ट्रिक क्लैवेज हम दो तरह से करा सकते हैं, पोटेशियम परमैंगनेट से और एक्टिवेटेड चारकोल से। बट पोटेशियम परमैंगनेट एक केमिकल है, एक्टिवेटेड चारकोल इज नॉन रिएक्टिव। तो पोटेशियम परमैंगनेट इज नॉट सुटेबल फॉर ऑल, बट एक्टिवेटेड चारकोल इज नाउ यूनिवर्सली एक्सेप्टेड एंड इट इज़ नॉन रिएक्टिव। वो क्या करता है? एडसॉर्बेंट की तरह काम करता है। बेंट क्या होता है? जो बिठा लेता है अपने ऊपर। किसको बिठा लेगा? पॉइजन को बिठा लेगा, टॉक्सिन्स को बिठा लेगा और फिर उन्हें बाहर निकाल देगा, क्योंकि उसकी एब्जॉर्बिंग पावर अच्छी होती है। तो इसीलिए आपसे अगर पूछा जाए कि पोटेशियम परमैंगनेट यूज़ करना ज़्यादा बेटर है या एक्टिवेटेड चारकोल, तो आप जवाब यही देंगे कि एक्टिवेटेड चारकोल इज़ मच बेटर एंड इफेक्टिव एज कम्पेयर टू पोटेशियम परमैंगनेट। ठीक है, पी से पोटेशियम परमैंगनेट आ जाएगा और पी से फॉस्फोरस आप याद कर लोगे। अब इसमें कॉन्ट्राइंडिकेटेड क्या है? इसमें जो हम मिल्क और क्या दे रहे थे, अंडा, ऑलिव ऑयल, कैस्टर ऑयल, ये सब दे रहे थे, ये नहीं देना है। ठीक है, गार्लिक ऑर्डर मिलेगा, फैटी डिजनरेशन मिलेगा, बस इतना ही याद करना है। वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी नहीं, वेरी 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 इंपॉर्टेंट। फॉसीजॉ किस में मिलता है? फॉस्फोरस पॉइजनिंग में मिलता है। सुसाइडल और एक्सीडेंटल हो सकता है, और याद करने के फॉसीजॉ इसमें मिलता है। अब हम बात करते हैं साइनाइड की। साइनाइड भी किसकी तरह काम करता है? एस्फिक्सेंट की तरह काम करता है, और इसकी ब्रेथ कैसी होती है? बिटर ऑलमंड ऑर्डर। याद रखेंगे, ये जो एक एक वर्ड है ना, ये इंपॉर्टेंट होते हैं। ठीक है, और इसमें एंटीडोट क्या होती है? एंटीडोट किट क्या है? साइनाइड एंटीडोट किट क्या होती है? ये वाली एक याद कर लो, आईवी देंगे क्या? सोडियम थायोसल्फेट। क्या देंगे? सोडियम थायोसल्फेट दे देंगे, बस इतना ही याद करना है। या फिर ये भी आप याद कर सकते हो, सी से साइनाइड हो जाएगा और सी से ही कोबेलामिन यानी हाइड्रोक्सो कोबेलामिन। ठीक है, दोनों में से कुछ भी याद कर लेना। इसमें क्या, ये वाली बात, ब्राइट पिंक कलर किस में मिलता है? साइनाइड में। चेरी रेड यहाँ पे गलत, गलत क्या, मैं काट ही देती हूँ, कंफ्यूज ही नहीं होना है ना, कंफ्यूज क्यों करूँ मैं अपने बच्चों को। ब्राइट पिंक मिलता है हमारा साइनाइड पॉइजनिंग में, पोस्टमार्टम लिविडिटी की बात कर रहे हैं, और चेरी रेड मिलता है कार्बन मोनोऑक्साइड में। ठीक है, कंफ्यूज होना ही नहीं है, मोस्टली सुसाइडल यूज बाय। ठीक है, केरोसिन की बात करते हैं, ये आप पढ़ लीजिएगा क्योंकि इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। ऑर्गेनोफॉस्फोरस पॉइजनिंग बताऊंगी क्योंकि ये लास्ट ईयर आया था, वेरी करता है। इसकी फैटल डोज 5 से 20 ग्राम, फैटल पीरियड 3 से 24 घंटे। ऑर्गेनोफॉस्फोरस करता क्या है? इरिवर्सिबल इनहिबिशन ऑफ एसिटाइलकोलिन। एसिटाइलकोलिन क्या होता है, पहले मुझे ये बताओ। एसिटाइलकोलिन क्या है? न्यूरोट्रांसमीटर है। तो यानी नर्व वाले आपके डिसऑर्डर्स इसमें
होंगे। बस इतना अगर आपने पकड़ लिया तो अब आपका देखो कैसे काम बनेगा। इसमें क्या आपकी ट्रिक है, डम्बल्स। क्या ट्रिक है, डम्बल्स। डायरिया, यूरिनेशन, पिन पॉइंट प्यूपल, ब्रोंकोस्पाज्म, ब्रेडिकार्डिया, एमएसएस, लैक्रिमेशन, सेलाइवेशन यानी आंखों से आंसू आना और मुंह से लार टपकना। और क्या हो जाएगा, पैरालिसिस हो, गार्लिक की ब्रेथ, इसका भी एक साइन है। डिपेंड करेगा आपके ऑप्शंस क्या हैं, ठीक है। इसका एंटीडोट याद रखेंगे, एट्रोपिन है। क्या है इसका एंटीडोट, एट्रोपिन। गार्लिक और केरोसिन लाइक ऑर्डर, केरोसिन लाइक ऑर्डर भी याद रखेंगे। पता चले केरोसिन लाइक ऑर्डर है तो आप केरोसिन लगाएं, नहीं, ठीक है, ऐसा नहीं है। सुसाइडल पॉइजन ये पढ़ लेंगे, ठीक है। मैंने आपको बता दिया कि आपको पढ़ना कैसे है। ये वाले इतने इम्पोर्टेंट नहीं है, जो इम्पोर्टेंट थे वो मोस्टली हमने कवर कर लिए। उम्मीद करती हूँ कि आपको समझ आ गया होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना ना भूलें। आपको इसके नोट्स हमारे टेलीग्राम चैनल रॉयल आयुर्वेद अकेडमी पर मिल जाएंगे, आप वहाँ जाकर इन्हें डाउनलोड कर सकते हो। तो पढ़ते रहिए और तब तक के लिए रखिएगा अपना ख्याल। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। टाटा, बाय बाय।